डी ग्रुप के एक और पेपर के साथ हम हाजिर हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक द्रव्यमान की गणना किससे की जाती है? अणु के परमाणुओं के सभी द्रव्यमानों को जोड़कर, सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक का वर्ग करके, घटक तत्वों की परमाणु त्रिज्या से गुणा करके, उपस्थित परमाणुओं के सभी आयतनों को जोड़ के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अणुओं पर परमाणुओं के सभी द्रव्यमानों को जोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, लवण जल के सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हाइब्र प्रक्रम, लवण जल विद्युत अपघटन, साल्वे प्रक्रम, NaCl का ऊष्मीय अपघटन। लवण जल विद्युत अपघटन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कांच की पट्टी में दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में संबंध क्या होगा? तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में समांतर होगी, लेकिन थोड़ा सा साइड की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा होगी। यह मुख्य अक्ष के ध्रुव पर अभिलंबित होगी। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उनके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। तो कथन 3 व 4 सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से शॉर्ट में क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? बिना परावर्तन के प्रत्यक्ष संचरण द्वारा, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन द्वारा, विद्युत संकेतों के परिवर्तन करके, विद्युत ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। तो जो स्टेथोस्कोप की ध्वनि है वो डॉक्टर को कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? विभवांतर बराबर किया गया कार्य, विभवांतर आवेश इंटू किया गया कार्य, विभवांतर किया गया कार्य भाग आवेश। तो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? न्यूटन का संबंध भार से, उसी प्रकार दाब का संबंध हो जाएगा पास्कल। दाब का रूल किसने दिया था? पास्कल। वैज्ञानिक का नाम पूछा है तो सीधा एक ही ऑप्शन है इसमें, ये भी देख के कर सकते थे। निम्नलिखित में से किस धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपसहित किया जा सकता है? आयरन ऑक्साइड, म्यूकर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूक्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, नंबर, जब एक ठोस लेड सेकंड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट PDO रह जाता है और दोनों गैसें निकलती हैं। एक लाल भूरे रंग की होती है, दूसरी दहन में सहायक होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। PB सेकंड को गर्म किया जाता है, PBO बन जाता है, तो दो गैसें निकलती है, नाइट्रो ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभुज उत्तक परोहों और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? सिरों की लंबाई के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक होता है? इसका ऑप्शन सी शीर्ष विभुज, जो शीर्ष यानी सिरों पे शीर्ष विभुज उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी
गर्भ निरोधक विधि नहीं है, नहीं पूछा है, तो गर्भपात निरोधक विधि नहीं है, तो सीधा ही हो गया। कॉन्डोम से ये हो गया, कॉपर्टी हो गया, अंडा से निकलने के हार्मोन परिवर्तन, ये गर्भ निरोध, ये गर्भ धारण हो जाता है, उसके पश्चात की क्रिया। कोशिका के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार केंद्रों की संख्या पर निर्भर करता है। कोई नहीं है, कोशिका में लगभग एक ही केंद्र होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है। कोशिका का आकार बड़ा नहीं हो, कोशिका की संख्या ज़्यादा हो। कोशिका का आकार उनके कार्य से संबंधित होता है, जीवों के आकार से नहीं, ये सही है। कोशिका का आकार उसके संबंध उनसे संबंधित कार्य होता है, जीवों का आकार। सभी जीवों में सभी कोशिका एक ही प्रकार की होती है, नहीं, सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा और राइट हो जाएगा। कोशिका से हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोशिका या कोशिकांग फिक्स। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर खाली जगह डालता है, समान दाब डालता है, किनारों पर, किनारों के नीचे, सभी दिशाओं में और केवल ऊपर की ओर। तो कोई भी पदार्थ में तरल भरा होगा वो दाब डालेगा, सभी दिशाओं में बराबर डालेगा, सी। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को कहा जाता है। परिभाषा पूछा है, विस्थापन, त्वरण, साल और दूरी। तो किसी प्रारंभिक और अंतिम की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? विस्थापन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के सामान्य नाम उनके वैज्ञानिकों से सम्मिलित कीजिए। भारतीय मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? एपिका सेराना इंडिका। सेल मधुमक्खी, सेल को कहा जाता है एपिस डोरसेटा। लिटिल मधुमक्खी, लिटिल मधुमक्खी को कहा जाता है एपिस फ्लोरी। इटालियन मधुमक्खी एपिक मेलिफेरा। पहले में 3, पहले में बी, कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों के कायिकीय प्रवर्धन में कौन सा लाभ होता है? कायिकीय प्रवर्धन से ये बीज द्वारा पुष्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल व फल देता है। कायिकीय प्रवर्धन में यही होता है कि वो बीज द्वारा उत्पादित होते हैं, जबकि जो कायिकीय प्रवर्धन से हो वो उसकी ये वाले पहले पुष्प दे देंगे, जो बीज वाले होंगे वो बाद में फूल देते हैं, यानी वो फूल देने में टाइम लगते हैं। ये मूल पौधे से भिन्न होते हैं, नहीं मूल पौधे जैसे ही होते हैं। ये बीजों द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में बाद में फल और फूल देते हैं, बाद में नहीं, पहले देते हैं। ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की तुलना में पूरी तरह नवगुण नहीं होंगे, वे वही गुण होंगे प्लांट के। लोहे के संसरण को यानी जंग लगने की जो रोकने की प्रक्रिया होती है, उसको सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? धातु को नियमित रूप से जल से ठंडा करना, धातु पर पेंट या तेल, बार बार तापन, अम्ल घोलना। तो आप सब ने पढ़ा होगा, ये 10वीं के क्लास है, उसका फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। जो संसारण की क्रिया है, जंग लग गई, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? पेंट, जिससे वह जंग नहीं लगता है। दीवारों खिड़कियों सब पे पेंट किया जाता है, वो जंग से रोकने की। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने लंबे पौधे टी और बौने पौधे स्मॉल टी पौधों का संकरण किया, तो F1PD में उन्होंने क्या देखा? F1PD का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। F1PD में क्या होता है? टी और टी करवाएंगे तो क्या होगा? सभी पादप लंबे होंगे। ये वाला टी और टी, फिर टी और टी।
सेम उसी प्रकार से इसका और इसका करवाएंगे तो सब टी और टी सभी पादप क्या होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक विशाल स्थित वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है। वस्तु F माइनस बल से प्रतिकर्षित होती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो तो तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होगी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरे नियम में क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, लेकिन स्थिर वस्तुओं को धक्का लाकर F संतुलित करता है। तो इसने सीधा ही दे दिया है तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। परिपथ में विभवांतर को मापना, परिपथ में विभवांतर प्रदान करना, यह किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को नापता है, यह परिपथ को जोड़ता और वियोजित करने में मदद करता है। तो सर्किट प्लग होता है वो विद्युत परिपथ को जोड़ता है, साथ ही वियोजित करने यानी हटाने में भी मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्र मात्रा में अभिक्रिया करती है। जिंक, लोहा, सीसा, सोडियम। जल के साथ सबसे तीव्र गति कौन अभिक्रिया करता है, सोडियम। इसलिए तो सोडियम को जल से डालने से या हवा में खुला होते ही वो विस्फोट करने लगता है, सबसे तेज रिएक्शन करता है। कोलाइडी कण खाली जगह द्वारा पृथक होते हैं। कथन, पुनर्क्रिस्टलन, अपकेंद्रण और निष्पेदन। कोलाइडी कणों को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा, सी। केंद्र। किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये कोशिकांग से क्वेश्चन पूछा गया, फिर एक कोशिका से अभी कोशिकांग से दो क्वेश्चन। कोशिका की आत्मघाती थैली सबको पता है, लाइसोसोम। क्यों, क्योंकि ये पाचन एंजाइमों का अवशोषित कर ले। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब गलत हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब पिंड का विस्थापन शून्य हो, बल पिंड की गति का विरोध करता हो, बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में हो, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो। तो बल द्वारा किया गया धनात्मक कार्य कब होगा, जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। ऑप्शन सी इसका है जो राइट हो जाएगा। गति का विरोध करेगा तो धनात्मक नहीं होगा। कोई भी गति है तो आगे नहीं बढ़ेगी तो वो कैसे होगा, एक ही जगह। पिंड विस्थापन शून्य शून्य तो एक जगह ही बना रहेगा। जब बल और विस्थापन के मध्य कोण 90, ये भी गलत हो जाएगा। बल का अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। वायुमंडल के उस स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है। हाइड्रोजन, ओजोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो जो ओजोन होता है वो यूवी जो रेंज होती है उसका विकिरण को परिरक्षित करता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये थे हमारे साइंस के 25 क्वेश्चन। ये हमारा 6 वीडियो है, इससे पहले 5 है। हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वालिटी सुधार कर रहे हैं। जो पेपर दिखने की है उसमें हो सकता है अभी भी सही नहीं है तो अगले वीडियो में और सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके आराम से चेक कीजिए। ये 6 वीडियो है, लगभग टोटल 101 वीडियो है। जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। हो सकता है तो व्याख्या करने में आपको सही नहीं है। यहाँ पे अगर आप 2500 क्वेश्चन देख लोगे तो लगभग क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बनते हैं। तो हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन, या हो सकता है कभी कभार 20 तक भी डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर है वहाँ से ही आ जाते हैं। तो जितना थ्योरी पढ़ना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इम्पोर्टेंट है।
Thank you for watching. Like this video.